सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें लॉट्स ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा जिसका कि तुम्हें अब तक इंतजार था। फाइनली वो मोमेंट आ चुका है। बट उससे पहले गाइस, कहानी में अब तक हुआ क्या है ये थोड़ा जान लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इटर्नल पीस के जो एम्पर थे उन्हें यहाँ पे निपटाने के लिए जो थर्ड क्लैप मोनेस्ट्री के ओल्ड रूलर और दाओ मास्टर ये दोनों आ चुके थे। वो यहाँ पर उसे बातों के जरिए से कन्विंस कर रहे थे कि उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना चाहिए कि जिसके जरिए से ये जो क्लैमिटी जो हम पर आई है ये पूरी तरीके से चली जाए। अब यहाँ पे ये लोग एम्परर को कन्विंस करने के लिए काफी पुराने एग्जांपल्स भी देते हैं जो भी आज से पहले लोगों के साथ हुआ था। इवन की जो फाउंडिंग एम्परर थे उनके साथ भी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी वो बताते हैं। लेकिन एम्परर वो ठान चुके थे कि चाहे जो हो जाए, मैं यहाँ जो सो कॉल्ड सेक्ट मास्टर्स है ना, जो कि हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, इनके आगे तो कभी नहीं झुकने वाला। बस फिर क्या, यहाँ पे दाओ मास्टर और ओल्ड रूलर अपने सारे लोगों को बुला लेते हैं और ये सभी लोग अब घेर के एम्परर को निपटाने वाले थे। लेकिन इस दौरान एम्परर की तरफ से जो लोग थे वो लोग भी डिफेंस के लिए आ जाते हैं। और बस यही से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम किनियो को देख पाते हैं जो कि ड्रैगन किलियन के ऊपर सवार होकर तेजी से एम्परर को बचाने के लिए उसी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस दौरान इतने टाइम बाद फाइनली हमें जो इंपीरियल एडवाइजर और जो उसकी वाइफ है उसे दिखाया जाता है। जब मेरे ख्याल से ये लोग लिटिल जेड कैपिटल की तरफ गए थे अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। अब फाइनली ये लोग उस जर्नी से लौट रहे थे और रास्ते में उसकी वाइफ कहने लगती कि सच में मुझे लगा नहीं था कि ये जो जर्नी होगी, मुझे लगा नहीं था कि इससे हमें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। हमने तो बस यहाँ पर जैसे वक्त ही बर्बाद किया हुआ के, और चाहे जो हो जाए हमें इटर्नल पीस को कभी भी ग्रेट रूल बनने नहीं देना है। अब तभी ये लोग चलते चलते जो इटर्नल पीस का जो बॉर्डर है उसके पास आ जाते हैं। और जैसे ये लोग आसमान का नजारा देखते हैं ना, तो देख के समझ आते हैं कि यहाँ पर जो बर्फबारी हो रही थी समहाउ यहाँ के लोगों ने उसे कैसे न कैसे करके रोक लिया है। लेकिन अभी भी धीरे धीरे करके जो बर्फबारी है वो वापस से हो रही है, पूरी तरीके से ये खत्म नहीं हुई है। अब यहाँ पे जो इंपीरियल एडवाइजर है वो कहने लगता है कि हमें हर हाल में इस सोर्स को तो खत्म करना ही होगा, वरना कभी भी हमारा एम्पायर इससे बाहर नहीं निकल सकता। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ जाता है, समझ आता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। इंपीरियल एडवाइजर ठान चुका है कि उसे तो हर हाल में इसका पता लगाना ही होगा। तो वो यहाँ पर अपनी वाइफ से अलविदा कहते हुए सीधा आसमान की तरफ जाने लगता है, फुल स्पीड के साथ एक्सेलरेट करते हुए यहाँ के बादलों से वो बाहर निकल जाता है। और यहाँ उसे नजर आता है कि ग्रीन कलर का एक बहुत बड़ा सा जो जेड बॉटल है वो यहाँ पे जैसे किसी ने उड़ेल दिया हो और इसी के अंदर से ये ठंडी ठंडी हवाएं बाहर आ रही थी जिसने की पूरे के पूरे इटर्नल पीस का जीना हराम कर दिया है। और यहाँ इस वास को एक बंदे ने पकड़ा हुआ था जो कि यहाँ पर मस्त ऐसे टेक लगा के ना बैठा हुआ था। अब यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि तुम्हें अब समझा, इतने दिनों से हमारा जीना हराम जिसने कर रखा था वो असल में तुम हो। ये जो बिन बुलाई मुसीबत हम पर आ गई है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दाओ मास्टर कहने लगते हैं कि गॉड्स नेचर की तरफ से पैदा होते हैं और जो कि दाओ का मैनिफेस्टेशन है, इसी के चलते दाओ भी नेचर को फॉलो करता है। और तुम्हें क्या पता कि हम कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जितने भी वाइटल की के सेक्रेड बीइंग्स हैं वो सभी हमारी नजरों में डाइटीज हैं, क्योंकि जब डिवाइन आर्ट चेंज होता है तो मेथड भी चेंज होते हैं, और जब मेथड चेंज होते हैं तो दाओ भी चेंज होता है, और जब दाओ चेंज होता है तो हेवन एंड अर्थ भी चेंज होता है। तभी ओल्ड रूलर आगे कहता है कि हाँ, और जब हेवन एंड अर्थ चेंज होता है जैसा कि इस वक्त इस जगह पे हो रहा है, तो इसी के चलते गॉड्स भी फिर पनिश करते हैं लोगों को। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एम्परर तो उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। वही दूसरी तरफ जो बाकी सारे बंदे थे ना, वो लोग तो यहाँ पर एम्परर और उनके लोगों को ही बहुत ज्यादा टॉन्ट मारते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने रास्ते बदल लिए, तुम लोग नेचर के खिलाफ जा रहे हो, तुम लोग तो डाइटीज तक को भी नहीं मानते, तुम लोगों को तो कब का मिटा देना चाहिए था। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो ओल्ड कमांडर है वो कहने लगते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं कि आखिर तुम लोग क्या करने जा रहे हो। तुम लोगों को रिजल्ट का तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उसका कॉज का पता है क्या? तुम्हें पता है कि आखिर ये सब हो किस लिए रहा है? तुम लिटिल मॉन्क, तुम तो पूरी तरीके से मॉन्क भी नहीं बने और तुम्हारी कल्टीवेशन भी अभी पूरी तरीके से शैलो है, और तुम यहाँ पर हमसे जुबान चला रहे हो, हमें यहाँ पे राइचिस का पाथ सिखा रहे हो। जिस पे वो कहने लगता है कि तुम्हें जितना एरोगेंट बनना है तुम बन सकते हो, लेकिन सिर्फ द ग्रेट दाओ जो कि हेवेंस के मैंडेट है, ऐसी चीज को फॉलो करने वाले डाइटीज कहलाते हैं, और तुम इनके खिलाफ बोल रहे हो। अब ये सुनकर तो एम्परर से भी रहा नहीं जाता और वो कहने लगता है कि क्या पूरा दिन बुद्धा और जो गॉड्स है इनकी पूजा पाठ करने से कुछ हासिल भी हुआ है? तुम फॉलो करते हो, तुम प्रे करते हो, इससे हमें कोई मसला नहीं, तुम कर सकते हो, लेकिन ये जो मिनिस्टर्स है ना, ये लोग पूरी फेथफुली अपने अपने जो ड्यूटीज है ना परफॉर्म करते हैं, तुम इनके कामों पे सवाल नहीं उठा सकते। ये वो लोग हैं जो कि पूरे के पूरे एम्परर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाते हैं, और अपनी ड्यूटीज को निभाते वक्त भी इनके दिल में लोग होते हैं, वो लोग जिन्हें ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिनके लिए ये सब कुछ करते आ रहे हैं। लेकिन रही बात तुम्हारे डैडीज की, जिनका काम ही है लोगों की मदद करना, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का बैलेंस बनाए रखना और अपनी अपनी ड्यूटी को अच्छे से अंजाम देना, वो लोग जिनको कि गॉडहुड के लेवल के जो काम थे, जो ड्यूटीज थी उनकी, उन्हें अंजाम देना था। इंसान फिर चाहे वो मॉडल हो या फिर कल्टीवेटर, सबको इन्हें प्रोटेक्ट करना था। लेकिन इस रास्ते पे चलते चलते ये खुद कब से भगवान बन गए? इनको गॉडहुड के पैथ पे चलने को कहा गया था, गॉड बनने का हक किसी ने नहीं दिया। लेकिन आज यही लोग ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुद यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि किसको रहना चाहिए, किसको मिट जाना चाहिए, किस किंगडम के साथ क्या होगा। आखिर
ये लोग होते कौन है डिसाइड करने वाले। अब ये सुनकर दाओ मास्टर कहने लगते हैं कि क्या गॉड्स की ड्यूटीज को निभाने के बाद भी वो गॉड नहीं बन सकते, और गॉड बनने के बाद भी उन्हें मॉर्टल्स के लिए वर्क करते रहना। सही कह रहे हो तुम, क्योंकि ये सब कुछ डेविल कल्ट के सिद्धांत है, ना कि डाइटीज के। ये सुनकर एम्परर समझ जाता है कि हाँ, इन लोगों को असली मिर्ची कहाँ लग रही है। तभी जो दाओ मास्टर वो आगे बताने लगते हैं कि डाइटीज के काम अलग होते हैं, और तुम जो नॉर्मल लोग काम करते हैं उनके कामों से डाइटीज को रिप्लेस करने का सोच रहे हो। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन जो तुम कह रहे हो और जो तुम करना चाहते हो ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा कि जिसकी सजा मरते दम तक तुम्हें मिलती रहनी चाहिए, और मरने के बाद भी तुम जिनका अपमान कर रहे हो उनकी वजह से ही आज पूरी दुनिया चल रही है। तुम्हें अंदाजा भी है एम्परर, मुझे अफसोस हो रहा है कि इंपीरियल एडवाइजर ने तुम्हें इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि डीप डाउन तुम भी कहीं ना कहीं इंपीरियल एडवाइजर बन चुके हो। सिर्फ उसी ने नहीं, हेवनली डेविल कल्ट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हारे बाद उन दोनों को सजा भी जरूर मिलेगी। यहाँ पे एम्परर आगे आता है और कहने लगता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, अगर आगे चलकर मैं अगर हेवनली डेविल कल्ट को ज्वाइन भी करता हूँ तो शायद आगे चलकर मैं कल्ट मास्टर बन जाऊँ। अब ये सुनकर तो सबके खून में आग लग जाती है, स्पेशली ओल्ड रुलाई, वो तो बहुत ज्यादा हताश हो चुका था। तभी दाओ मास्टर कहने लगते हैं कि ठीक है, अब जबकि तुमने डेविल पैथ को चूज कर ही लिया है तो हम अब आगे कुछ भी नहीं कह सकते। इसी के साथ वो यहाँ पे फेलो दाओइस्ट को ऑर्डर देता है, और यहाँ सबके सब रेडी हो जाते हैं एम्परर को निपटाने के लिए। यहाँ पे जब सभी लोग जोश में आ ही रहे थे कि अपना वेपन निकाल ही रहे थे कि तभी एक बड़े से बैल की ना यहाँ पे चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग यहाँ पे रुक जाते हैं और हम देख पाते हैं कि एक मामूली सा किसान जो है पास से ही गुजर रहा था, और जब वो देख लेता है कि भाई मेरे सामने इतने बड़े बड़े जो पावरफुल बीइंग से फाइट करने वाले हैं, तो वो यहाँ पर वो उल्टे पैर यहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। अब ये लोग वापस से फाइट करना शुरू कर देते हैं, पर तभी एक और फार्मर यहाँ पे आ चुका था, और उसे देखते साथ ही दाओ मास्टर समेत सभी लोग हवा में जाकर फाइट करने लगते हैं। अब ये लोग जैसे यहाँ पे फाइट करते हैं, एक बार फिर से एक मवेशी की चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन इस बार ये जो बैल था ना, ये बहुत ही ज्यादा सूखा सा था, लेकिन देखने से ही खतरनाक लग रहा था, और इसके पीछे एक छोटा सा कारवां भी था, और एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमेन जो कि सामान लाद के ले जा रहे थे। लेकिन इनकी आंखों से देख कर तुम समझ गए होगे कि भाई ये कौन है, और इमीडिएटली वो वुमेन जैसे चादर हटाती है ना, तो यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बन जाता है, जिसके अंदर से काफी सारे डेविल कल्ट के लोग आ जाते हैं, और तभी ये दोनों भी अपने असली फॉर्म में आ चुके थे। यहाँ पे हेवनली डेविल कल्ट के लोगों को देखकर सभी लोग सतर्क हो चुके थे कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे आ गए। इवन कि यहाँ पे एम्परर जो कि इतने सारे लोगों के बीच घिरा हुआ था, सडनली यहाँ पर जो डेविल कल्ट के लोग थे ना, वो आधे साथ ही एम्परर को बैकअप देना शुरू कर देते, चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। यहाँ पे हेवनली सेंट कल्ट का जो लेफ्ट गार्डियन है यानी कि कॉन्ग लिंगशियान, वो आते साथ ही अपना इंट्रोडक्शन देता है। साथ ही यहाँ पे जो राइट गार्डियन है वो भी यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है, और साथ ही दोनों अपना नाम भी बताते हैं। यहाँ पर शू भाई और जो लिंगशियान है दोनों ही अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हैं और सबसे आगे खड़े थे एम्परर के। अब यहाँ पे जो दाओ मास्टर इन दोनों को देखकर कहने लगते हैं कि हमने तो अभी बस 2 मवेशी देखे हैं, जिनमें 2 गाय के साथ 2 लोग नजर आए, और फिर एंड में एक बैल है ना, और समझ नहीं आ रहा कि अचानक से हमारे सामने 16 लोग कैसे आ गए, और इन्होंने पूरी तरीके से मैदान का रुख ही बदल दिया। सच में ऐसी ट्रिक्स तो सिर्फ हेवनली डेविल कल्ट ही कर सकती है। जिसपे जो कॉन्ग लिंगशियान है वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, असल में जो मार्शल वर्ल्ड है हम यहाँ पर अक्सर घूमते फिरते हैं, और गुजारा करने के लिए ना ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स का दिखाकर ही हम पैसा कमाते हैं, समझे। माफ करना कि हमने यहाँ पर आकर आप सबको एम्बेरस किया, आप जैसे ग्रेट लॉर्ड जो की पूरी दुनिया चला रहे हैं, है ना। तभी शू भाई बताने लगती है कि हाँ, हमारी जो कल्ट मास्टर है ना, उन्होंने हमसे कहा था कि न्यू ईयर के वक्त घर जाने से पहले एक आखिरी बार एम्परर को फॉलो जरूर करना, और अब जबकि एम्परर की जाने खतरे में है तो फिर हम यहाँ से घर कैसे जा सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे तो आना ही पड़ा। यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर जो एम्परर है वो समझ आते कि जो पैलेस ग्रैंड मास्टर है ये सारी अरेंजमेंट उसी की है। वही दूसरी तरफ केन्यू जो कि इसी और तेजी से बढ़ रहा था, उसे भी यहाँ पर काफी टेरिफाइंग ऑरा फील हो चुकी थी। वो यहाँ पर अपने ड्रैगन क्लिन से बार बार कह रहा था कि पूरी स्पीड के साथ बढ़ो। तभी यहाँ पर एम्परर के पास 2 और पोर्टल बनते हैं, जिनके अंदर से 2 और हेवनली डेविल कल्ट के लोग आ जाते हैं, जिनमें हेवनली किंग शी और हेवनली किंग यू भी आ चुके थे, और दोनों आते साथ ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर एम्परर के मतलब लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर भी हेवनली डेविल कल्ट के बहुत ही खतरनाक से लोग आ चुके थे, जो कि एम्परर के लिए अब यहाँ पर एक एक्सट्रीम बैटल लड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जो किंग शी थे वो आते साथ ही सभी को ग्रीटिंग्स करते हुए कहने लगते हैं कि हमारे कल्ट मास्टर ने एम्परर की जिम्मेदारी हम पे सौंपी है, और अब जबकि एम्परर को अगर कुछ होता है ना तो फिर इनकी जिम्मेदारी हम पे होगी, तो आखिर हम अपने कल्ट मास्टर को क्या जवाब देंगे कि हमारे रहते हुए एम्परर को कुछ हो गया। और माफ करना, हमें तुम्हारे बैटल में पढ़ने का कोई शौक नहीं, लेकिन हम तो बस यहाँ पर अपने कल्ट मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हेवनली डेविल कल्ट के लेफ्ट एंड राइट गार्डियंस के साथ साथ 2 हेवनली किंग्स को देखते साथ ही दाओ मास्टर समझ आता है कि अब ये बैटल इजी नहीं रहा, और तो और यहाँ पर 12 कल्ट प्रोटेक्टर एल्डर्स भी आ चुके थे, और यहाँ पर सब के सब एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद थे। भला इनके रहते एम्परर को ये लोग क्या कर पाएंगे। अब तभी यहाँ पर एम्परर के आसपास एक तीसरा घेरा भी हमें नजर आता है, जो कि असल में 16 रिन्यूव्ड डिवाइन ब्रश ट्रेलम के एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद था। मतलब कि यहाँ पर एम्परर की फुल सिक्योरिटी कर रखी थी। दाओ मास्टर कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, यंगर जनरेशन बहुत ही अच्छे से ग्रो
कर रही है। एटलीस्ट मेरा ये जो ट्रिप था, भले ही इसका कोई नतीजा ना ही निकला हो, लेकिन मेरी ये ट्रिप जाया नहीं हुई। एटलीस्ट मुझे ये सब कुछ देखने को तो मिला। अब ओल्ड रूलाई जो कि एज इट इज बस एक सेंटेंस में बात खत्म कर देता है, वो कहने लगता है कि इंडीड हेवनली डेविल कल्ट मास्टर ने वाकई में गलत रास्ते को तो एक तो चुना है और गलत जगह पर गलत ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पे जो 30 डिवाइन ब्रिज रिलम के एक्सपर्ट्स थे, वो दाओ मास्टर के साइड में कर ये सारी चीजें जो एम्पर के साइड के कमांडर्स थे ये मन में कैलकुलेट कर रहे थे। साथ ही वो बताने लगता है कि रूलाई और जो दाओ मास्टर है इनको हम हल्के में नहीं ले सकते, ये अकेले ही 100 लोगों के बराबर है और सबसे बड़ा थ्रेट यही है। हालांकि योर मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सभी टोटल तादाद में 7 लोग हैं जो कि ठीक ठाक तरीके से योर मैजेस्टी को प्रोटेक्ट कर लेंगे, और जो बाकी के लोग हैं हेवनली डेविल कल्ट के, उनमें से असल में 24 डिवाइन ब्रिज रिलम एक्सपर्ट है, लेकिन इनके पास तो 30 एक्सपर्ट्स हैं। यानी कि ये बैटल बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। यहाँ पर वो समझ चुका था कि सबको अपना 100% नहीं 200% देना होगा। तभी जो फेलो दाओइस्ट है वो कहने लगते हैं कि अब हमें किस चीज की फिक्र, ये लोग तो हेवनली डेविल कल्ट के साथ हाथ मिला चुके हैं, तो भला हम इन्हें क्यों छोड़े। पूरा का पूरा इटर्नल पीसी अब डीमंस बन चुका है और डीमंस को मारने में कोई शर्म कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो चलो फेलो दाओइस्ट इनको निपटा देते हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे लोग इनका सुपड़ा साफ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर अपनी ट्रू बॉडी को समन करते साथ ही एक साथ कहते हैं कि हाँ इन सभी को निपटा दो। वहीं दूसरी तरफ दाओ मास्टर तो बिल्कुल एम्पर के सामने आ जाते हैं और यहाँ पर आते साथ ही अपने हाथ को हल्का सा मूव करते हैं और यहाँ पर यिन और यांग का सिंबल बनाते हैं। और उनके सिंबल बनाते साथ ही जो लोग अलग अलग डायरेक्शन में थे ना, वो सब के सब एम्पर को छोड़कर यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। यहाँ पे वो अपना एक ऐसा डोमेन बना लेता है जिसके अंदर सब कुछ बस उसकी मर्जी से हो रहा था। अब यहाँ पर जैसे ही सारे के सारे लोग एम्पर से दूर हो जाते हैं, वो वापस से एम्पर की तरफ लपकते हैं क्योंकि उन्हें एम्पर को प्रोटेक्ट करना था। इतने लोगों के रहते एम्पर को मार पाना दाओ मास्टर की बस की बात नहीं। तो वो लोग समझ चुके थे कि एम्पर को इस वक्त हमारी जरूरत है। अब ये लोग जैसे ही जा रहे थे ना, अचानक से यहाँ पे ओल्ड रूलाई अपनी आंखें खोलता है और वो यहाँ पर अपने एक बाउल जैसी चीज को समन करते साथ ही यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करता है, जिसके चलते यहाँ एम्पर के आसपास बड़े बड़े बैरियर बन जाते हैं और बड़े बड़े जो स्टोन हैंड्स हैं वो चारों तरफ से आते साथ ही एम्पर के पैथ को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी उनके करीब ना जा पाए। इसी के साथ तो यहाँ पर जैसे अपनी फिंगर को हिट करता है ना, तो यहाँ पर ये जो बड़े बड़े हाथ थे ये किसी बिल्कुल पानी के वेव्स की तरह आगे बढ़ रही थी और सीधा यहाँ पर जो भी आता है उसको काफी दूर पटक देते हैं, जिसके चलते दाओ मास्टर का ये जो डोमेन था ये पूरी तरीके से खाली हो चुका था और बस इसके अंदर एम्पर, दाओ मास्टर और ओल्ड रूलाई ये तीनों ही मौजूद थे। और यहाँ पर इनके आसपास एक बहुत ही तगड़ा वाला जो गोल्डन पगोड़ा फॉर्मेशन है, यानी कि थंडरक्लैप मोनेस्ट्री का द ग्रेटेस्ट फॉर्मेशन, उसको वो एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पर ये तीनों अकेले फाइट करने वाले थे। यहाँ पर जितने भी यांग कांग के लोग थे ना, वो लोग ये देखकर पैनिक कर जाते हैं क्योंकि अगर एम्पर को कुछ भी होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी वो लोग डेविल कल्ट के लोगों को कहने लगते हैं कि अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करो और हमें अभी के अभी अंदर भेजो। लेकिन यहाँ पे गाइस ये जो स्पेटियल बैरियर बनाया गया था ना रूलाई और दाओ मास्टर के जरिए से, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि यहाँ पर जो गार्डियंस है हेवनली डेविल सेक्ट के वो अच्छे से जानते थे और वो बताने लगते हैं कि जब तक ये यहाँ पर है इसके जरिए से हम कोई भी टेलीपोर्टेशन यहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे जो दूसरा मास्टर था वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें खूनी रास्ता अपनाना होगा। अब यहाँ पे ये सुनकर जो 3 मॉन्स्टर ट्रियो थे वो लोग कहने लगते हैं कि अच्छा तो चलो देखते हैं कि कौन किसके लिए खूनी रास्ता बनाता है। अब यहाँ पर ये लोग भी इन सारे लोगों को यहाँ पर ट्रैप करने के लिए फॉर्मेशन को फॉर्म करने का ऑर्डर देते हैं। बस फिर क्या, सारे के सारे लोग हैंड साइन बनाते हुए यहाँ पे द ग्रेटर केज फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जहाँ पर रे ऑफ लाइट्स किसी केज का शेप लेते हुए चारों तरफ से इन्हें घेर लेती है और ये लोग कह रहे थे कि इन डीमंस को आज यहाँ पे कैद करके मार देंगे। इसी के साथ इस फॉर्मेशन के अंदर जो बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो सारे आपस में भिड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब चारों तरफ धुआंधार बैटल चल रही थी। कोई यहाँ पर स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था, कोई फायर एंड आइस से, तो वहीं बैगर सेक्ट के लोग प्योर मार्शल आर्ट का यूज करते हुए यहाँ पर बैटल कर रहे थे। ये बैटल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुकी थी, हर कोई यहाँ पर एक दूसरे की जान का दुश्मन बन चुका था। यहाँ पे बैगर सेक्ट और सेकंड मास्टर के बीच में काफी एपिक बैटल चल रही थी और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर दे दनादन हमले पे हमला कर रहे थे। दोनों इक्वली साबित हो रहे थे एक दूसरे के ऊपर। अब इस दौरान जब बैटल इंटेंस हो रही थी तभी यहाँ पे कमांडर कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा क्योंकि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं और हमें इस फॉर्मेशन को और ये जो बैरियर है इन्हें तोड़ना ही होगा। इस दौरान इनका सामना 3 बंदों से एक साथ पड़ जाता है। पहले वो लेडी आकर उसके ऊपर हमला कर दिया, फिर यहाँ पर बाकी सारे स्वॉर्ड मास्टर भी आ चुके थे। वो अकेले यहाँ इनसे फाइट कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपना पावर डोमिनेंस वो इन तीनों के ऊपर साबित कर ही देता है। वही दूसरी तरफ यहाँ पे जो शुबाई थी ना, वो यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करके 2 बंदों के साथ भिड़ रही थी। इस दौरान काफी आसमानी बारिशें भी यहाँ पे हो रही थी और ये सारी जो बारिश थी ना स्वॉर्ड्स की थी और चारों तरफ से हजारों स्वॉर्ड एक दूसरे के ऊपर लग रही थी। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ग लिंगशियान है वो तो अलग ही पावर दिखा रहा था। वो यहाँ पर अपनी डेविल पावर का यूज करते हुए यहाँ पे शुबाई का साथ देता है और दोनों मिलकर इनकी वाट लगा के रख देते हैं। लिटरली इतना ब्रूटली वो इन्हें निपटाते हैं ना कि देख के तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तभी यहाँ पर जो बाकी के डिवाइन ब्रिज रिदम के एक्सपर्ट्स थे ना वो लोग भी आ चुके थे। लेकिन यहाँ जो लेफ्ट गार्डियन और जो राइट गार्डियन है ना, इनका भाई कमाल का कॉम्बिनेशन, क्या कमाल की ये फाइट करते एक दूसरे के साथ, बिल्कुल 2 धारी तलवार की तरह। जो भी इनसे भिड़ने आता ना दोनों यहाँ पर उन्हें मार के लिटा देते हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि अब ये दोनों
अकेले मिलकर आधी टीम के ऊपर भारी पड़ चुके थे। तभी यहाँ पे जो शू भाई है वो कहने लगती कि जल्द से जल्द फॉर्मेशन को फॉर्म करो, जो सो कॉल्ड दाओइस्ट है ना, इनकी बॉडी को रिफाइन करो, जिसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब यहाँ पे ये लोग एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं, जहाँ पर एक जाइंट सा फॉर्मेशन बन जाता है और यहाँ पर इन सब की बॉडीज को रिफाइन करते हुए ये लोग अपने आसपास एक बहुत ही पावरफुल बैरियर को बना लेते हैं, जिसके चलते जो बंदा यहाँ पर इतने 10,000 स्वॉर्ड्स का यूज कर रहा था और उसकी स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन भी अब नाकाम होने लगती है। लेकिन तभी वो यहाँ पर अपनी डिवाइन बॉडी को कंट्रोल करते हुए इसके ऊपर एक और तगड़ा वाला हमला करता है, लेकिन ये बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते यहाँ पर एक के बाद एक सारी की सारी स्वॉर्ड्स उस बैरियर से टकरा रही थी, लेकिन बैरियर टूटता नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है और दूर से ये सारा नजारा देखा जा सकता था। इस दौरान यहाँ पे किनियो भी आ चुका था और दूर से ही वो यहाँ इतनी टेरिफाइंग ऑरा और ये जो पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज हो रहा था ना, उसे फील करके समझ आता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो गई और बैटल उसके बिना ही शुरू हो चुकी है। उसे यहाँ पर इन सभी का इंटेंट फील हो रहा था, इतना खतरनाक इंटेंट जो कि डिवाइन ब्रिज रिलम के एक्सपर्ट्स का है। अब वो ड्रैगन क्लेन से कहता है कि जल्दी करो, हमें वहाँ पे पहुंचना होगा। अब किनियो जितना ज्यादा करीब जाता है उतना ज्यादा इसे ख्याल आता है कि यहाँ पर से जो ऑरा रिलीज हो रही है ना, ये तो दाशियांग सिटी में जो बैटल हुआ था उसके बैटल की को भी पूरी तरीके से सप्रेस कर रहा है। अब तभी ड्रैगन क्लेन कहने लगता है कि पर मास्टर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं इससे तेज नहीं जा सकता। तभी यहाँ पे किनियो उसे लालच देता है और कहने लगता है कि अगर तुम अपना बेस्ट देते हो ना और इससे भी ज्यादा स्पीड से भाग पाते हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जो स्कारलेट फायर स्प्लिट पिल्स है ना उनके 3 बकेट्स दूंगा। लालच अच्छे को बदल के रख देती है। ये तो फिर भी बेचारा ड्रैगन क्लेन है, बस फिर क्या, वो ऐसे हवा से बातें करते हुए तेजी से जाने लगता है कि बस पलन झपकते ही किनियो बहुत करीब पहुंच चुका था। इस दौरान यहाँ पे बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी, जहाँ पे हम एम्परर ओल्ड रूलाई और दाओ मास्टर को देख पाते हैं और इन दोनों से जो एम्परर है वो कहने लगता है कि रूलाई, दाओ मास्टर, तुम दोनों ही इस वक्त डिवाइन ब्रिज रिलम के बिल्कुल पीक पे हो और मेरा मानना ये है कि मैं इस वक्त पावर के मामले पे तुमसे थोड़ा पीछे हूँ, लेकिन अगर बात 1-on-1 की फाइट होना तो तुम में से कोई एक सिंगल पर्सन भी मुझे यहाँ पे रोक नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मेरा बस एक सवाल है तुम दोनों से। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत ही रिस्पेक्टिव पर्सन हो, तुम्हारा अपना अपना एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन आखिर वो कौन है जिसने तुम दोनों को इस हद तक इन्फ्लुएंस कर दिया कि तुम लोग आज यहाँ पर खुद अपने हाथों से मेरी जान लेने के लिए आ गए। ओल्ड रूलाई कहने लगता है कि हिज मैजेस्टी, शायद आपको पता नहीं कि आप तो दाओ को डिफाई करने चले थे, लेकिन दाओ नेचर को फॉलो करता है, तो जाहिर है अगर आप बदलाव चाहोगे तो आपको भी बदला जाएगा। एंशिएंट टाइम से ये बात चलती आ रही है कि अगर तुम थोड़ी सी भी हलचल करते हो, थोड़ा सा भी चेंजेस करते हो, तो उससे जो लहरें पैदा होंगी उसका असर बाकी चीजों पर भी देखने को मिलेगा और बस वही हो रहा है। एम्परर समझ चुका था कि सब कुछ क्राउन प्रिंस का किया धरा है और उसने सालों पहले से ही इसकी प्लानिंग करना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब इटर्नल पीस का ये जो क्लैमिटी है इसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। जहाँ तक हम सोच रहे थे ये क्लैमिटी बस वहीं तक सीमित नहीं है। इस दौरान इटर्नल पीस के अंदर हम देख पाते हैं कि सारे के सारे जो लोग थे उन सभी को यहाँ पे ट्रैप करके रख दिया था, जो कि एम्परर के सपोर्ट में थे और चारों तरफ से इनके ऊपर घेराबंदी भी करी जा चुकी थी। तभी एम्परर हंसने लगता है, कहने लगता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने बहुत ही चालाक क्राउन प्रिंस को ही चूज किया है। अब ये कहते हुए एम्परर अपनी ट्रू पावर को अनलीश करते हैं, जहाँ पर हम गोल्डन ड्रैगन्स को बाहर आता हुआ देख पाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आ जाओ दोनों, मैं एक एक को देख लूंगा। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि सारे के सारे ड्रैगन सीधा उसकी तरफ चार्ज करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दाओ मास्टर जब उनका ये मैनिफेस्टेशन देखते हैं ना, जहाँ पे वो ड्रैगन उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी यहाँ पे दाओ मास्टर अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक से इसे निपटा के रख देते हैं और फिर एम्परर और जो दाओ मास्टर है दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पे इनका जो स्वॉर्ड इम्पैक्ट है इतना ज्यादा खतरनाक था कि यहाँ पर इस बैरियर के अंदर भी जो ओल्ड रूलाई है उसे भी ये इम्पैक्ट पूरी तरीके से कपा के रख देता है, लेकिन तब ये वो हार नहीं मानता। अब इस दौरान जब ये दोनों फाइट कर रहे थे ना, तभी यहाँ पे रूलाई अपनी पावर का यूज करता है, ऊपर से एक जाइंट सा हाथ उसे पकड़ने के लिए, सप्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ दाओ मास्टर इमीडिएटली पीछे हट जाता है, तो यहाँ ओल्ड रूलाई अकेले एम्परर का सामना कर रहा था, लेकिन तभी एम्परर अपने ब्लैक ड्रैगन के जरिए से उसके हाथ को ही क्रश कर देते हैं। इसके बाद उनके काफी सारे जो क्लोन मैनिफेस्टेशन है वो एक साथ हवा में चार्ज करते हुए अपनी काउंटलेस दाओ टेक्निक्स और जो डिवाइन आर्ट्स है उन्हें एक साथ अनलीश करते हैं, जहाँ पे ओल्ड रूलाई इसके सामने मौजूद था और वो ये देखकर एम्परर की तारीफ भी करते हैं कि हिज मैजेस्टी, मानना पड़ेगा आपने इतने सारी टेक्निक्स को एक साथ मास्टर भी कर लिया। इस दौरान उन सारे अटैक से ना यहाँ पे ओल्ड रूलाई बहुत इजीली डॉज कर रहा था और एम्परर तभी अपनी स्वॉर्ड निकालते साथ ही दाओ मास्टर के साथ भिड़ जाते हैं और ये देखकर जो ओल्ड रूलाई है वो कहने लगते हैं कि जब ये इतनी सारी दाओ आर्ट्स और डिवाइन आर्ट्स को एक साथ परफॉर्म कर सकता है तो वो बहुत इजीली दाओ सेक्ट के दाओ स्वॉर्ड को भी फील्ड कर सकता है। यहाँ तक कि हमारे द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री की जो विक्टोरियस फाइटिंग स्किल्स है वो तो इन्हें तक मास्टर कर सकते हैं। इवन की जो लीहन हेवन स्वॉर्ड आर्ट ऑफ पैशन पार्टिंग पैलेस जो कि सिर्फ वुमेन ही कल्टीवेट कर सकती है, ये तो उन्हें तक को भी बहुत इजीली यूज कर सकता है और ये जो पावर है ये सबसे ज्यादा ग्रेटर पावर कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एम्परर वाकई में हर एक चीज को एक एक करके परफॉर्म करते हैं और यहाँ अपने इस लास्ट अटैक को ना वो अपने जो 9 ड्रैगन मोनार्च टेक्निक है काफी बेहतरीन तरीके से यूज करते हुए अपने टेक्निक्स को और ज्यादा एम्पावर कर रहे थे। अब यहाँ पे दूर से ये नजारा देखकर जो कमांडर था वो भी बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन वो देख के हैरान था कि इतनी सारी टेक्निक्स को एक साथ यूज करना
करना सिर्फ एक वही ट्रू पर्सन कर सकता है जो कि गॉड लेवल पे पहुंच चुका हो, जिसका मतलब हिज मैजेस्टी गॉड लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे ये नजारा देखते साथ ही ओल्ड रूलाई इमीडिएटली उसके करीब आकर उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करते हुए कहने लगता है कि लोग इंपीरियल एडवाइजर को द ग्रेट दाओ जीनियस कहते हैं। जो लोग उसे जीनियस कहते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या उन्होंने एम्परर यान फेंग को कभी देखा है? यहाँ पे तो भी हम देख पाते हैं कि जो दाओ मास्टर है वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। अब दोनों को वो अकेले निपटा रहा था और ओल्ड रूलाई एम्परर से कहने लगता है कि सही मायने में योर मैजेस्टी आप एक ट्रू ग्रैंड मास्टर है। अगर आप चाहो तो आप खुद का एक सेक्ट बना के अपना एक सेक्रेड ग्राउंड तक बना सकते हो। तभी यहाँ पे दाओ मास्टर कहने लगता है कि पर अफसोस की बात है आज ये हमारे हाथों मारा जाएगा। ये कहते हुए दोनों उसके ऊपर अपना फुल पावर डाल रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे एम्परर भी अपनी पूरी जी जान लगाकर चीखते चिल्लाते हुए इन दोनों को दूर पटक देता है और उसकी बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हो रही थी कि तभी एम्परर अपनी स्वॉर्ड को ड्रैग करता है। अब यहाँ जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है ना, तो सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं और यहाँ पर एम्परर की आंखों में वो किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था जिसे आज तक शायद ही किसी ने देखा हो। अब यहाँ पे दूर से ही इतना टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही थी कि अब कि नहीं समझ आता है कि बहुत देर हो चुकी है। वो इमीडिएटली ड्रैगन क्वीन से कहता है कि जल्दी करो, अगर हम लोग वक्त पे नहीं पहुंचे तो ये जो इतना लंबा सफर तय करके हम आए हैं ये पूरी तरीके से जाया हो जाएगा। अब किलिंग भी इमीडिएटली अपनी जान की बाजी लगा देता है उस आखिरी लम्हे में पहुंचने के लिए और किनी बस मन में ये कहता है कि एम्परर प्लीज आपको कुछ भी ना हो। और बस इसी मिस्टीरियस सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और गाइस वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।